नमस्कार। आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे यानी जनरल। ठीक है। ये साथियों, ये चैप्टर आपका बहुत ही महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट है। आप इसको अच्छी तरह से ध्यान से देखें। अब इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे कि जनरल क्या होती है, किस प्रकार से उसमें लेखांकन किए जाते हैं या किस प्रकार से एंट्री की जाती है, जनरल का प्रारूप कौन सा होता है, सहायक बहियाँ कौन सी होती है, खाते कितने प्रकार के होते हैं और उनमें एंट्री किस प्रकार से की जाती है, आदि चीज़ों का आज विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आपका जो अकाउंटिंग का ये फंडा है यानी बेसिक है, तो जनरल के माध्यम से ही किसी भी ट्रांज़ैक्शन या सौदे की एंट्री की जाती है। तो आज आपको एंट्री करना सिखाएँगे और जनरल का प्रारूप सिखाएँगे, किस प्रकार से जनरल तैयार की जाती है। देखो, प्रतिदिन होने वाले लेन-देनों यानी व्यवहारों को व्यवस्थित रूप से तिथिवार व क्रमानुसार जिस लेखा पुस्तक में लिखा जाता है, वह जनरल कहलाती है। देखो, यानी जिस व्यापार में प्रतिदिन अनेकों ट्रांज़ैक्शन या व्यवहार होते हैं, व्यापारी द्वारा अनेक बार माल बेचा जाता है, खरीदा जाता है या अन्य खर्चे होते हैं, उनका भुगतान किया जाता है। कई सारे ट्रांज़ैक्शन होते हैं, ठीक है? अब उन ट्रांज़ैक्शन को लिखने हेतु एक पुस्तक होती है, उसको कहा जाता है जनरल। क्या कहा जाता है? जनरल, ठीक है? अब इसमें तिथिवार व क्रमानुसार यानी जिस तिथि को जो भी ट्रांज़ैक्शन या घटना हुई है, उसको तिथिवार लिखेंगे तथा क्रमानुसार जो भी वस्तु का सौदा हुआ है या ट्रांज़ैक्शन या व्यवहार हुआ है, उसको लेखा पुस्तक में लिखना ही जनरल कहलाता है। यानी जिस लेखा पुस्तक में उसको लिखा जाता है, वो एक तरीके से जनरल कहलाती है। ठीक है? अब इसकी नेक्स्ट विशेषता होती है, यानी लेखा करने की यह प्रथम एवं प्रमुख पुस्तक होती है। यानी जो भी लेखा किया जाता है, व्यवहार होते हैं या सौदा होते हैं, जिसमें लेखा किया जाता है, वो जनरल में किया जाता है। तो ये लेखा करने की फर्स्ट एवं मेजर बुक होती है। ठीक है? नेक्स्ट है, ये प्रारंभिक लेखे की पुस्तक होती है, यानी जनरल होती है, उसको प्रारंभिक लेखे की पुस्तक भी कहा जाता है, क्योंकि प्रारंभिक लेखा जनरल के माध्यम से ही किया जाता है। ठीक है? अब जो जनरल होती है, वो छोटे व्यापारियों के लिए उपयोगी होती है। अगर छोटा व्यापार है, तो उसमें एक जनरल बही के माध्यम से भी सभी ट्रांज़ैक्शन लिखे जा सकते हैं। लेकिन अगर बड़ा व्यापारी है, तो उसके द्वारा जनरल के अलावा सहायक बहियाँ भी रखी जाती है। क्या रखी जाती है? सहायक बहियाँ। अब उन सहायक बहियों में बिल्स सॉरी परचेज़ बुक होती है, यानी क्रय पुस्तक होती है, सेल्स बुक होती है, परचेज़ रिटर्न बुक होती है, सेल्स रिटर्न बुक होती है, परचेज़ बिल्स रिसीवेबल बुक होती है, बिल्स पेबल बुक होती है और लास्ट में होती है कैश बुक। यानी टोटल 8 प्रकार की सहायक बहियाँ होती है। इनका नेक्स्ट वीडियो में वन बाय वन पढ़ेंगे, यानी परचेज़ रिटर्न क्या होता है, सेल्स रिटर्न क्या होता है, परचेज़ बुक क्या होती है, सेल्स बुक क्या होती है और बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, बिल्स पेबल क्या होता है और कैश बुक क्या होता है। ठीक है? नेक्स्ट है, जनरल की सहायता से खाता बही यानी लेजर में पोस्टिंग की जाती है। यानी जब भी कोई भी व्यवहार होता है, व्यवहार होते ही उस सौदे की एंट्री जनरल में कर ली जाती है। फिर जनरल के माध्यम से ही खाता बही खोली जाती है। अब खाता बही में जो पोस्टिंग की जाती है, वो जनरल की सहायता से ही की जाती है। जनरल में सिर्फ व्यवहारों का पता चलता है, लेकिन जो वास्तविक कितने देनदार है, कितने लेनदार है, कितनी संपत्तियां, कितने दायित्व है, उनका पता, इनका बैलेंस कौन सा है, उनको याद करने हेतु एक तरीके से लेजर तैयार की जाती है। उसको खाता बही कहते हैं। तो खाता बही वाला आपका नया चैप्टर है, उसको अलग से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है? ठीक है? अब बात करते हैं जनरल के कौन-कौन से बेनिफिट हैं, कौन-कौन से लाभ हैं। देखो, जनरल से एक तो होती है खाता बही में जो खतौनी की जाती है, उसमें सुविधा होती है, यानी लेजर में जो पोस्टिंग की जाती है, जनरल के माध्यम से की जाती है, इसलिए उसमें इसकी सहायता ली जाती है। सिद्धांतों को समझने में जनरल सहायक होती है। जो भी अकाउंटिंग के प्रिंसिपल, सिद्धांत, अजम्पशन, मान्यताएं होती है, उनको समझने में जनरल सहायक होती है और व्यवहारों का स्थायी लेखा जनरल के माध्यम से किया जाता है। ठीक है? अब इसमें आवश्यक प्रलेख या डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से होते हैं, यानी जनरल का लेखा करने हेतु कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, जो भी ट्रांज़ैक्शन सौदा होता है, व्यवहार होता है, उसमें जनरल में एंट्री करने हेतु एक तो कैश मेमो की आवश्यकता पड़ती है, एक रसीद की पड़ती है। जब भी आप कोई वस्तु खरीदते हैं किसी विक्रेता से, तो आपको एक कैश मेमो दिया जाता है या रसीद दी जाती है, बीजक दिया जाता है। ठीक है? एक नाम पत्र होता है, जमा पत्र होता है, यानी आवश्यक प्रलेख में 5 प्रकार के प्रलेख शामिल होते हैं। एक तो कैश मेमो होता है, एक रसीद होती है यानी रिसिप्ट होती है, एक इनवॉइस होता है, एक नाम पत्र होता है, एक जमा पत्र होता है, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। इनको देखते हैं, नाम पत्र क्या होता है, जमा पत्र क्या होता है। देखो, बात करें डेबिट नोट की, तो क्रेता द्वारा विक्रेता को माल लौटाने पर, यानी जो क्रेता होता है, अगर विक्रेता को माल लौटा देता है या उसमें किसी प्रकार की खामी है या आवश्यकता से अधिक माल आ गया है या तकनीकी रूप से कोई अन्य कमी है, उसमें मूल्य अधिक लगा दिया गया है, जो भी कारण हो, जो माल लौटाएगा, तो उस संबंध में क्रेता द्वारा विक्रेता को माल लौटाने पर नामपत्र जारी किया जाता है। ठीक है? अब जमा पत्र है, क्रेडिट नोट की बात करें, तो जब क्रेता से माल वापस आता है, तो विक्रेता जमा पत्र बनाकर क्रेता को भिजवाता है। यानी जमा पत्र तो विक्रेता द्वारा बनाया जाता है, जबकि नाम पत्र या डेबिट नोट क्रेता यानी परचेजर यानी
जो क्रेता है माल का उसके द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ये तो होगी थ्योरेटिकल बात। अब बात करेंगे जनरल के प्रारूप की, यानी परफॉर्मेंस जनरल के क्या होता है। देखो ये इंपॉर्टेंट है, जनरल का प्रारूप आप जब तक जनरल का प्रारूप बनाना नहीं सीखेंगे तब तक आप अकाउंटिंग यानी एंट्री किसी प्रकार से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जनरल के प्रारूप को आप अच्छी तरह से देखें। देखो इसमें सर्वप्रथम इसमें 5 कॉलम होते हैं, ठीक है। एक तो होता है डेट का, एक होता है पर्टिकुलर का, एक होता है लेजर फोलियो यानी एलएफ बोलते हैं इसको, जो आपका क्रमांक होता है लेजर फोलियो का, वो लिखा जाता है इसमें। एक होता है अमाउंट डेबिट साइड की, एक होती है अमाउंट सीआर साइड की, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि अमाउंट में पहले डीआर आएगा, फिर अमाउंट अगली अमाउंट सीआर के रूप में आएगी, ठीक है। पहले डेबिट पक्ष आएगा, फिर क्रेडिट पक्ष आएगा। अब इसको देखते हैं डेट कैसे लिखते हैं, पर्टिकुलर क्या होता है और अमाउंट कैसे लिखेंगे। देखिए अब डेट में जो भी ट्रांजेक्शन होता है, मान के चलो आपने मशीनरी खरीदी या व्यापार स्टार्ट किया नगद से, ठीक है। तो जिस तारीख को जो भी घटना हुई है, जिस तारीख को आपने मशीनरी खरीदी, उसी डेट सेम वो मान के चलो आपने 1 मई 2024 को मशीनरी खरीदी, ठीक है। तो इसमें डेट 1 मई 2024 ही आएगी, ठीक है। तो वो डेट कैसे लिखेंगे, तो सर्वप्रथम वर्ष लिखेंगे, उसके पश्चात मंथ लिखेंगे, फिर डेथ यानी डेथ लिखेंगे, है ना, ठीक है, दिनांक लिखेंगे। तो जैसे 1 मई 2024 को आपने स्टार्ट किया तो सबसे फर्स्ट आ जाएगा 2024, फिर आ जाएगा मई और फिर आ जाएगा फर्स्ट, ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे, ना कि 1 मई 2024, ठीक है। अब पर्टिकुलर में वो लिखेंगे जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है, जो एंट्री लिखनी है वो इसमें लिखना होगा। आपने कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट है, ठीक है। अब नगद से आपने व्यापार प्रारंभ किया है, तो ये पर्टिकुलर में एंट्री में आ जाएगा। अब इसके नीचे एक ब्रैकेट में नरेशन लिखना होता है, उसको नरेशन कहा जाता है। जो एंट्री की है उस एंट्री का क्या मतलब है, यानी बिजनेस स्टार्टेड टू कैश, यानी नगद से व्यापार आरंभ किया गया है। आपने मान के चलो कोई माल खरीदा है, या परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या नगद में कोई माल खरीदा है, तो उसके नीचे आपको नरेशन के रूप में लिखना होगा गुड्स परचेज टू कैश, ठीक है। इसमें जो भी एंट्री है उसका विवरण आपको देना होता है, पर्टिकुलर में ब्रैकेट में नीचे नरेशन के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एलएफ लेजर फोलियो, यानी जो लेजर फोलियो है आपका वो इस नंबर इसमें आ जाएगा। फिर अमाउंट में डेबिट साइड में जितनी राशि है वो आ जाएगी और क्रेडिट साइड में जितनी राशि है वो आ जाएगी। यानी डेबिट के सामने तो डेबिट वाली राशि आएगी, ऊपर वाली एंट्री डेबिट, तो डेबिट कॉलम में आ जाएगी, और नीचे टू कैपिटल है वो सीआर वाली आ जाएगी। तो इसमें साथियों ध्यान रखिए कि डेबिट और टू का मतलब क्या होता है। यानी जो डेबिट लगाते हैं वो तो जो नाम पक्ष की एंट्री होती है, यानी डेबिट पक्ष की होती है, उसमें तो लगाते हैं डेबिट। और सीआर पक्ष की एंट्री होती है, उसमें सीआर ना लगा के टू लगाते हैं। क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, इसको ये एंट्री हो जाएगी, ठीक है। अब अमाउंट लिख देंगे कि डेबिट के सामने डेबिट की राशि लिख देंगे, और जो क्रेडिट वाली राशि है वो क्रेडिट कॉलम के सामने लिख देंगे, ठीक है। फिर इनका टोटल लगा लेंगे। क्या कर लेंगे? टोटल लगा लेंगे। अब टोटल लगाने के पश्चात में इसमें दो चीजें देखी जाती है। अगर आप जिस पेज पर जनरल एंट्री कर रहे हो, अगर आपका पेज फुल हो जाता है या पेज भर जाता है, तो आप उसके सामने टोटल सीएफ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में टोटल सीएफ लिख देंगे। तो टोटल सीएफ का मतलब होता है कैरीज फॉरवर्ड, यानी आगे ले जाया गया, शेष आगे ले जाया गया, ठीक है। अब उसके पश्चात में जो पेज आपका कंप्लीट हो चुका है उसके नीचे आप टोटल सीएफ लिख देंगे। जब आप नेक्स्ट पेज में एंट्री करेंगे या जनरल बनाएंगे, तो जो पुराना शेष है आपका टोटल सीएफ वाला, वो उसको आप जनरल एंट्री स्टार्ट करने से पहले टोटल बीएफ लिख देंगे, यानी ब्रॉड फॉरवर्डिंग, यानी शेष आगे लाया गया, ठीक है, ये लिख देंगे। फिर उसके पश्चात में जितना भी आपका ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट होने के पश्चात में जितने पेज आपके फिल होंगे 1 2 3 जितने भी हैं, जो जिसमें सेम प्रक्रिया अपनाई जाएगी, पेज फुल होते ही आपको सीएफ लिखना है और पेज स्टार्टिंग में आपको बीएफ लिखना है, ठीक है। अब कंप्लीट ट्रांजेक्शन होने के पश्चात में आपको पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में ग्रांड टोटल लगाकर दोनों पक्षों का योग टोटल कर देना है, यानी डेबिट का और क्रेडिट का। ये ही आपका जनरल का प्रारूप होता है, यही प्रक्रिया होती है, ठीक है। अब बात करें खातों के प्रकार की, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की, तो देखिए साथियों खाते 3 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? एक तो होता है व्यक्तिगत खाता है जिसको पर्सनल अकाउंट्स कहा जाता है। सेकंड होता है आपका अव्यक्तिगत खाता यानी इम्पर्सनल अकाउंट, ठीक है। फर्स्ट होता है आपका पर्सनल अकाउंट, सेकंड होता है अव्यक्तिगत खाता यानी इम्पर्सनल अकाउंट, ठीक है। अब जो अव्यक्तिगत खाता है वो 2 टाइप का होता है, यानी 2 टाइप्स का होता है, जिसमें एक तो होता है वस्तुगत या वास्तविक खाता, यानी वस्तुगत या वास्तविक खाता इसे कहते हैं, और इंग्लिश में इसे प्रॉपर्टी या रियल अकाउंट कहा जाता है, ठीक है। और आपका तीसरे नंबर का खाता होता है वह अवस्तुगत या अवास्तविक या आयव्यय खाते, इसको नॉमिनल अकाउंट भी कहा जाता है। तो साधारणतः खाते 3 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत खाते होते हैं, वस्तुगत या वास्तविक खाते होते हैं, और लास्ट होता है आपका नॉमिनल अकाउंट है अवास्तविक या आयव्यय खाते, ठीक है। अब इनको वन बाय वन इनको डिटेल से देखते हैं कि व्यक्तिगत खातों में कौन-कौन शामिल होते हैं और इनके नियम क्या-क्या होते हैं। देखिए, अब व्यक्तिगत खातों में 3 प्रकार के खाते माने जाते हैं।
पहला तो माना जाता है प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते, यानी नेचुरल जो खाते होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। कृत्रिम व्यक्तिगत खाते होते हैं और एक होता है प्रतिनिधि यानी रिप्रेजेंटेटिव व्यक्तिगत खाते। ठीक है, तीन प्रकार के खाते होते हैं व्यक्तिगत खाते में। एक होता है आपका फर्स्ट प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते, सेकंड होता है कृत्रिम व्यक्तिगत खाते और थर्ड होता है प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाते। अब इनमें देखते हैं कि इनमें कौन कौन सी चीजें शामिल होती है, कौन कौन से खातों में क्या क्या शामिल होता है। देखिए, ये खाते किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था या कंपनी से संबंधित होते हैं। यानी व्यक्तिगत खाते हमेशा साथियों ध्यान रखें, किसी व्यक्ति से यानी इंडिविजुअल व्यक्ति से, फर्म से या इंस्टीट्यूशन या संस्था से या कंपनी से संबंधित ये खाते होते हैं, उनको व्यक्तिगत खाते कहते हैं। जैसे राम का खाता, विमल लिमिटेड का खाता, राजस्थान विश्वविद्यालय खाता, एलआईसी खाता, बैंक खाता, पूंजी खाता, बकाया मजदूरी खाता। आउटस्टैंडिंग जो वेजेस अकाउंट होता है वो एक तरीके से व्यक्तिगत खाता होता है। इस तरीके से उपार्जित ब्याज खाता, पूर्वोदत बीमा बीमा खाता आदि व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं। ठीक है साथियों, जिसमें अभी राम का खाता, श्याम का खाता, जितने भी नाम हो सब आ जाएंगे इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट है वस्तुगत या वास्तविक खाते। देखिए, ये खाते वस्तु या संपत्ति से संबंधित होते हैं। ऊपर वाले व्यक्तिगत खाते व्यक्ति, संस्था या कंपनी से संबंधित होते हैं, जबकि दूसरे वाले नंबर के खाते हैं रियल अकाउंट या वास्तविक खाते, वे वस्तु या असेट से संबंधित होते हैं। जैसे क्रय खाता, विक्रय खाता, मशीनरी खाता, फर्नीचर खाता आदि, ये वास्तविक खाते या वस्तुगत खाते होते हैं। नेक्स्ट बात करें अवास्तविक खाते की, नॉमिनल अकाउंट की। देखिए, वे खाते जो व्यापार की आय, व्यय एवं लाभ हानि से संबंधित होते हैं। यानी अवास्तविक खातों को इंग्लिश में नॉमिनल अकाउंट कहा जाता है। नॉमिनल अकाउंट में व्यापार की आय एवं व्यय एवं लाभ हानि से संबंधित जो भी ट्रांजैक्शन या प्रक्रियाएं होती है वे अवास्तविक खातों के रूप में जानी जाती है। जैसे इसमें वेतन खाता आ गया, कार्यालय व्यय खाता आ गया, कमीशन खाता आ गया, स्टेशनरी एवं मूल्यह्रास खाता आदि अवास्तविक खाते कहलाते हैं। नेक्स्ट बात करें जनरल में लेखा करने के कौन कौन से रूल होते हैं। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छी तरह से देखें। जब ये आपके जनरल में एंट्री करने के नियम आपको मालूम हो जाएंगे अच्छी तरह से, तो आप किसी भी जनरल प्रविष्टि में किसी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तब तक आप इन नियमों को अच्छी तरह से देखें। अगर आप ये आपका ये कन्फ्यूजन दूर हो गया तो आप हजारों एंट्री आसानी से कर सकते हैं, और आपका ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप किसी भी एंट्री को आसानी से नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब खाते ऊपर बात कर चुके हैं कि अकाउंट्स तीन प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत खाते, वास्तविक खाते और अवास्तविक खाते। ठीक है, अब व्यक्तिगत खाते में जान चुके हैं कि कौन कौन इसमें शामिल होते हैं, कितने प्रकार के व्यक्तिगत खाते होते हैं, कृत्रिम होता है, प्राकृतिक होता है और प्रतिनिधि खाते होते हैं। इस तरीके से वास्तविक खातों में वस्तु या संपत्ति से संबंधित खाते होते हैं, और अवास्तविक खातों में व्यापार से संबंधित आय एवं व्यय एवं लाभ व हानि को इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, अब इनमें लेखा करने के नियम क्या है, देखो। अगर व्यक्तिगत खाते की बात करें तो पाने वाले व्यक्ति के खाते को डेबिट करेंगे। मान के चलो आपको राम से 10,000 रुपए प्राप्त हुए हैं, तो राम कौन हो गया, पाने वाला व्यक्ति। ठीक है, सॉरी, पाने वाला व्यक्ति तो जो पैसा ले रहा वो हो गया, वो देने वाला राम हो गया। ठीक है, तो पाने वाले व्यक्ति के खाते को तो हमेशा डेबिट करेंगे, और जो देने वाला व्यक्ति है उसको हमेशा क्रेडिट करेंगे, ध्यान रखें। यानी पाने वाले व्यक्ति के खाते को डेबिट करो और देने वाले व्यक्ति के खाते को क्रेडिट करो। ठीक है, ये तो हो गया व्यक्तिगत खाते का नियम। नेक्स्ट बात करें वास्तविक खाते की, रियल अकाउंट की। तो जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करेंगे। मान के चलो आपने संपत्ति खरीदी, यानी संपत्ति, आपने नगद संपत्ति खरीदी तो इसकी एंट्री हो जाएगी मशीनरी। जो भी संपत्ति आपने खरीदी है, मान के चलो आप मशीनरी खरीद रहे हो, फर्नीचर खरीद रहे हो, तो फर्नीचर खरीदने में एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, और नगद में खरीदते हैं, उधार खरीदते हो, अभी मैं आगे बताऊंगा किस प्रकार से नगद में क्या एंट्री होगी और उधार में क्या एंट्री होती है। देखिए, अब जो भी वस्तु आप फर्नीचर खरीद रहे हो तो वस्तु व्यापार में आ रही है तो उसको डेबिट कर देंगे, और जो वस्तु व्यापार से जाती है उसको क्रेडिट कर देंगे। तो फर्नीचर व्यापार में आ रहा है, खरीद रहे हैं, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू कैश हो जाएगा, या उधार खरीद रहे हैं तो जिस व्यक्ति का नाम आ जाएगा जिससे खरीद रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट बात करें अवास्तविक खाते की, नॉमिनल अकाउंट की। तो समस्त व्यय एवं हानियों को डेबिट करेंगे तथा समस्त आय एवं लाभों को क्रेडिट करेंगे। यानी व्यापार में समस्त प्रकार की अगर कोई खर्चा हो रहा है, हानि हो रही है तो उसको डेबिट कर देंगे, और समस्त प्रकार की आय हो रही है, लाभ हो रहे हैं, उसको क्रेडिट कर देंगे। अब ये नियम आपके जनरल में आपको बता रहे हैं। फिर ये नियम आपके ट्रायल बैलेंस में चलेंगे, जब आप मैचिंग करेंगे अकाउंट्स का योग मिलाने के लिए। फिर आप फाइनल अकाउंट्स तैयार करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे, प्रोडक्शन अकाउंट तैयार करेंगे, P&L तैयार करेंगे, बैलेंस शीट तैयार करेंगे, और फिर उसमें फाइनल अकाउंट्स का समायोजन करेंगे। उसमें ये नियम आपके हर एंट्री में या हर अकाउंट्स में चलेंगे। ठीक है, अब इसमें नोट दे रखा है कुछ विशेष खातों का विवरण किस प्रकार से होता है। देखिए, ये तो ऊपर बात कर चुके हैं कि खाते तीन प्रकार के होते हैं, उनमें कौन कौन शामिल होता है, उनके कौन कौन से रूल्स होते हैं। ठीक है, वो पढ़ चुके हैं, डेबिट कैसे करेंगे और क्रेडिट कैसे करेंगे। ठीक है, अब इसके अलावा विशेष प्रकार के और खाते होते हैं, वे कौन से होते हैं वो देखते हैं।
देखिए फर्स्ट है आपका कैपिटल अकाउंट है पूंजी खाता। स्वामी द्वारा व्यापार आरंभ करने पर नकद संपत्ति या माल व्यापार में लगाया जाता है। यानी जो भी स्वामी होता है, जो व्यापार स्टार्ट करता है, उसके द्वारा या तो नकद लगाया जाएगा, संपत्ति के रूप में लगाया जाएगा या माल स्टॉक व्यापार में लगाया जाता है। ठीक है। अब जो ये पूंजी खाता होता है वो एक तरह से व्यक्तिगत खाता होता है। ये खाता व्यापार का दायित्व होता है यानी पृथक अस्तित्व अवधारणा के अनुसार। देखिए जो पूंजी खाता होता है वो एक तरीके से लगता तो है कि ये वस्तुगत खाता है, लेकिन वास्तव में ये व्यक्तिगत खाता होता है, क्योंकि पूंजी खाता एक व्यक्ति से संबंधित होता है। जो व्यक्ति पूंजी लगाता है, ठीक है, व्यापारी व्यापार को स्टार्ट करने के लिए पूंजी लगाता है, तो इसमें यह माना जाता है कि व्यापार और व्यापारी का अस्तित्व पृथक होता है। ठीक है। तो जो पहले पढ़ चुके हैं कि पृथक अस्तित्व अवधारणा क्या होती है, तो सेपरेट एंटिटी सिस्टम के अनुसार व्यापार एवं व्यापारी का जो अधिकार होता है वो पृथक पृथक होता है। ठीक है। नेक्स्ट अकाउंट की बात करें, ड्राइविंग्स अकाउंट की। देखिए आहरण खाता क्या होता है, निजी प्रयोग हेतु माल नकद या संपत्ति का प्रयोग करना। देखिए कोई भी व्यापारी अपने व्यापार से निजी प्रयोग हेतु यानी व्यापार के प्रयोग हेतु नहीं, केवल निजी प्रयोग हेतु वो या तो माल का विड्रॉल करता है, माल का प्रयोग करता है, निकालता है, या नगद व्यापार से नगद व्यापार की पूंजी में से नगद निकालता है, या कोई संपत्ति का प्रयोग करता है, तो वो एक तरीके से ड्राइविंग्स कहलाती है। क्या कहलाती है? आहरण कहलाती है। अब आहरण माल का भी हो सकता है, नगद का भी हो सकता है, संपत्ति का भी हो सकता है। ठीक है। अब बात करें आगे माल खाता। देखिए गुड्स अकाउंट्स क्या होते हैं, ये महत्वपूर्ण है, इसको अच्छी तरह देखें। यानी व्यापारिक उद्देश्यों हेतु जिस वस्तु या माल का क्रय विक्रय करना, वो एक तरह से माल खाता कहलाता है। जैसे मान के चलो आपका व्यापार एक तरीके से आप फर्नीचर का व्यापार करते हैं। ठीक है। अब व्यापार में कई प्रकार की संपत्ति या माल आपके द्वारा खरीदा जाता है। माल किसे कहते हैं वो देख रहे हैं। अब आप फर्नीचर का व्यापार कर रहे हैं, ठीक है। आपके द्वारा फर्नीचर को तैयार करने के लिए कई प्रकार के इक्विपमेंट परचेज करेंगे आप, कई प्रकार की मशीनरी खरीदेंगे, मशीनरी परचेज करेंगे और अन्य उपकरण आप परचेज करेंगे, ठीक है। पर वो जो मशीनरी आप परचेज कर रहे हैं, अन्य इक्विपमेंट आप परचेज कर रहे हैं, तो उसका उद्देश्य सिर्फ व्यापार को संचालन या उसको ऑपरेटिंग करने के लिए होता है, ठीक है। तो उन मशीनरी या जो इक्विपमेंट है उनको आप उनको सेल्स नहीं करेंगे, तो उन वस्तुओं को आप माल की श्रेणी में नहीं रख सकते हो। आप जिस वस्तु का व्यापार कर रहे हैं, तो मान के चलो आप फर्नीचर का व्यापार कर रहे हैं, तो फर्नीचर ही आपके लिए माल होगा, अन्य वस्तु या अन्य उपकरण आपके लिए माल नहीं कहलाएगा, ठीक है। जैसे कोई भी कंपनी हो, किसी भी क्षेत्र विशेष में व्यापार करती हो, जिस वस्तु का वो व्यापार करती है, वो ही वस्तु उसके लिए माल कहलाती है। अब ठीक है, फर्नीचर एक एक्स व्यक्ति के लिए, एक्स व्यापार के लिए तो माल हो गया, लेकिन फर्नीचर एक वाई व्यापार के लिए माल नहीं हो सकता अगर वो दूसरा व्यापार कर रहा होता है। मान के चलो वो घड़ी का व्यापार करता है, तो फर्नीचर उसके लिए माल नहीं होगा, उसके लिए घड़ी एक तरीके से माल कहलाएगी, ठीक है। आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखिए माल खाते होते हैं, जो गुड्स अकाउंट होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं, जिसमें होता है क्रय खाता यानी परचेज अकाउंट, विक्रय खाता, क्रय वापसी खाता, विक्रय वापसी खाता, स्कंद खाता। अब देखिए इनको मैं पहले एक वीडियो में सेपरेट पढ़ा चुका हूँ कि विक्रय क्रय खाता क्या होता है, विक्रय खाता क्या होता है, क्रय वापसी खाता क्या होता है, विक्रय वापसी खाता क्या होता है और स्कंद खाता क्या होता है। फिर भी इनको वापसी दोबारा देख लेते हैं। देखिए क्रय खाता क्या होता है कि व्यापार द्वारा जो माल खरीदा जाता है वो एक तरीके से उसके लिए परचेज होती है, तो वो परचेज अकाउंट के माध्यम से उसकी सूचनाएं तैयार की जाती है या उसका लेखा परचेज अकाउंट में किया जाता है, ठीक है। और विक्रय खाता जो व्यापारी द्वारा माल बेचा जाता है उसका लेखा विक्रय खाते में किया जाता है या विक्रय खाता वही में किया जाता है, ठीक है। एक होता है क्रय वापसी खाता यानी व्यापार द्वारा जो माल अन्य विक्रेताओं या व्यापारियों से खरीदा गया है, उस माल में किसी प्रकार की तकनीकी खामी है, मूल्य अधिक लग गया हो या कोई अन्य कारण हो या आवश्यकता से अधिक सप्लाई कर दी गई हो, ठीक है। तो व्यापारी द्वारा उस माल को क्या किया जाता है, सॉरी इसमें एक विपरीत हो गया, ये बिक्री की बात कर ली, यानी क्रय वापसी खाते में एक सेकंड देखो, यानी अभी बताए थे क्रय वापसी खाते में जो माल में किसी प्रकार की तकनीकी खामी आ जाती है तो क्रेता द्वारा विक्रेता को लौटा दिया जाता है, ठीक है। अब विक्रय वापसी खाते में इसका विपरीत होता है, आपने किसी को माल बेचा, ठीक है, अब वो माल किसी कारण से आपको लौटा रहे हैं, तो वो विक्रय वापसी खाते में उसकी एंट्री हो जाएगी या उसका लेखा हो जाएगा। वो अब बात करते हैं स्टॉक की, स्कंद, इन्हें स्टॉक को हिंदी में स्कंद कहते हैं, ठीक है। अब स्टॉक दो प्रकार का होता होता है, एक तो होता है प्रारंभिक स्टॉक, एक होता है क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, यानी ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। देखिए प्रारंभिक स्टॉक और अंतिम स्टॉक क्या होता है, देखिए यानी वर्ष के अंत में जो माल बिना बिका रह जाता है, अनसोल्ड गुड्स रह जाता है, यानी जो वर्ष के अंत में जो बिना बिका हुआ माल रह जाता है,
वो एक तरीके से अंतिम स्टॉक कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतिम स्टॉक कहलाता है। और वही माल अगले वर्ष में प्रारंभिक स्टॉक कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है? प्रारंभिक स्टॉक कहलाता है। यानी अंतिम वर्ष में अगर जो बिना बिका माल रह गया, वो एक तरीके से क्लोजिंग स्टॉक होगा, और प्रारंभिक वर्ष में जो क्लोजिंग स्टॉक है, वो यानी अंतिम वर्ष का जो क्लोजिंग स्टॉक है, वो ही स्टॉक नए वर्ष में प्रारंभिक स्टॉक कहलाएगा। ठीक है। अब बात करें डूब ऋण की, बैड डेब्ट्स की। जो ग्राहक दिवालिया हो जाता है, उसे संपूर्ण या आंशिक राशि प्राप्त नहीं होती है। यानी डूबत ऋण उसे कहते हैं। मान के चलो आपके 1 लाख रुपए के देनदार हैं। अब उनमें से या तो कई देनदार दिवालिया हो गए हैं या राशि नहीं चुका पा रहे हैं, तो जो राशि आपको प्राप्त नहीं होती है, या तो संपूर्ण राशि या आंशिक राशि, जो राशि आपको प्राप्त नहीं हो रही है, वो एक तरह से बैड डेब्ट्स होती है। क्या कहलाती है? डूबत ऋण कहलाता है। अब इस संबंध में एंट्री होती है। अगर आपका डूबत ऋण हो चुका है, आपको कोई आपको पैसा नहीं चुका रहा है देनदार, तो इस संबंध में एंट्री हो जाएगी बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स पर्सनल अकाउंट। क्या हो जाएगी? बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स पर्सनल अकाउंट। ठीक है। अब इसमें जो बैड डेब्ट्स में जितनी भी राशि आपकी डूबी है, आपको प्राप्त नहीं हुई है, वो राशि इसमें आ जाएगी। ठीक है। फिर साइड में टू डेटर्स पर्सनल अकाउंट कर देंगे, यानी डेटर्स पर्सनल अकाउंट को बंद कर देंगे। ठीक है। अब इसमें नोट दे रखा है, अगर बाद में बैड डेब्ट्स की राशि आपको प्राप्त हो जाए, क्या हो जाए? बाद में राशि प्राप्त हो जाए, तो उस समय में एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकॉर्ड अकाउंट। क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकॉर्ड अकाउंट। ठीक है। जितनी भी राशि आपको प्राप्त होती है, वो राशि इसमें आ जाएगी। पर इसमें डेटर्स पर्सनल अकाउंट को ये ध्यान में रखना है कि जब राशि डूब जाती है, तो उस समय डेटर्स पर्सनल अकाउंट खाते को क्लोज कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? बंद कर दिया जाता है। यदि आपको ध्यान रखना है कि जब राशि डूब जाती है, तो उस समय डेटर्स पर्सनल अकाउंट को बंद कर दिया जाता है। तब राशि आगामी भविष्य में जब भी राशि प्राप्त होती है, तो उस संबंध में कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकॉर्ड अकाउंट की एंट्री करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें बट्टे की। देखिए, बट्टा दो प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है नगद डिस्काउंट। ठीक है। यानी व्यापारिक बट्टा तथा नगद बट्टा, इसमें दोनों को आपको अच्छी तरह समझना है। यानी व्यापारिक बट्टा क्यों दिया जाता है और नगद बट्टा क्यों दिया जाता है? देखिए, माल की बिक्री को बढ़ाने हेतु यह बट्टा दिया जाता है। यानी माल की बिक्री को अधिकाधिक यानी सेल्स इंक्रीज करने हेतु व्यापारिक बट्टा यानी ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है व्यापारी द्वारा। यह माल की मूल्य सूची पर विक्रेता द्वारा क्रेता को दिया जाता है। यानी जो माल की मूल्य सूची होती है, माल मान के चलो 6,000 का है, तो उसमें से विक्रेता आपको 5%, 10%, 15%, जो भी उसकी इच्छा है, उसके हिसाब से आपको व्यापारिक बट्टा दे देगा। क्यों देगा? बिक्री को बढ़ाने हेतु। ठीक है। अब इसकी पुस्तकों में कोई एंट्री नहीं होती है। यह साथियों ध्यान रखें कि व्यापारिक बट्टे की यानी ट्रेड डिस्काउंट की पुस्तकों में किसी प्रकार से कोई एंट्री नहीं होती है। ठीक है। वो मूल्य सूची पर विक्रेता द्वारा क्रेता को दिया जाता है। इस संबंध में इसकी कोई एंट्री नहीं होती है। जबकि बात करें नगद बट्टा की यानी कैश डिस्काउंट की, तो जल्द भुगतान प्राप्त करने के उद्देश्य से यह दिया जाता है। यानी व्यापारिक बट्टा तो बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से दिया जाता है, जबकि नगद बट्टा यानी कैश डिस्काउंट जल्द भुगतान प्राप्त करने के ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए दिया जाता है। ठीक है। अब इस बट्टे की पुस्तकों में एंट्री होती है। क्या होती है? पुस्तकों में इसकी एंट्री होती है। और जो ये खाता होता है यानी बट्टा खाता एक तरह नॉमिनल अकाउंट होता है, यानी यह नाम मात्र का खाता होता है, और बट्टे की एंट्री की जाती है। अब जिस भी व्यक्ति को बट्टा प्राप्त होगा, यानी अगर किसी भी व्यापारी को अगर बट्टा प्राप्त होता है, तो उसके लिए ये आय होती है, क्रेडिट हो जाएगा। और देने पर आप मान के चलो आप व्यापारी हो, ठीक है। अगर आपको अन्य संस्था से, अन्य विक्रेता से आपको बट्टा प्राप्त हो रहा है, तो आपके लिए आय हो जाएगी, तो आप इसको क्रेडिट कर देंगे। अगर आप अन्य व्यक्ति को या अन्य संस्था को माल बेचने पर बट्टा दे रहे हैं जल्दी भुगतान प्राप्त करने के लिए, तो ये आपके लिए लॉस है, तो इसको आप डेबिट कर देंगे। ठीक है। ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब बात करें विक्री कर या जीएसटी। देखिए, जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुई है। उससे पहले बिक्री कर यानी सेल टैक्स लागू था, यानी जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनका समाहित करके जीएसटी के रूप में उनको पुनर्स्थापित कर दिया गया है। ठीक है। अब बिक्री कर या जीएसटी के संबंध में किस प्रकार से एंट्री होगी? देखो, बिक्री राशि के अतिरिक्त राशि को वसूल करना। देखिए, जीएसटी या बिक्री कर क्या होता है? देखिए, आपको माल मान के चलो व्यापारी द्वारा 5,000 रुपए में कोई माल आपको बेचा गया है। अब उनमें से 5,000 रुपए का जो माल बेचा है, उसमें एक तरीके से सेल टैक्स यानी अब उसको जीएसटी कहते हैं, जीएसटी उसमें शामिल होती है। ठीक है। यानी वो माल आपको 5500 रुपए का बेचा गया उदाहरण के तौर पर, और 500 रुपए उसमें जीएसटी के शामिल है, टैक्स है जो गवर्नमेंट के खाते में जमा होते हैं। कौन कराता है? उसको व्यापारी उसको जमा कराता है। अब इस संबंध में एंट्री क्या होगी? देखिए, अब कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू सेल टैक्स अकाउंट, यानी व्यापारी को 10,000 रुपए प्राप्त होते हैं नगद, जिसमें से उसने आपको 9500 रुपए का तो माल बेचा है, यानी सेल्स किया है,
जबकि सेल टैक्स के रूप में उसने आपसे 500 रुपए की उगाही की है। तो टोटल 10,000 रुपए आपने पे किए हैं व्यापारी को, जिसमें से 9,500 रुपए तो माल का मूल्य है, तो 500 रुपए एक तरीके से सेल टैक्स है, ठीक है। अब ये 500 रुपए की राशि है जो व्यापारी द्वारा राजकोष में यानी गवर्नमेंट के खाते में जमा करवाई दी जाती है। अब इसकी जगह जीएसटी लागू हो गया, तो जीएसटी के संबंध में एंट्री क्या होगी देख लेते हैं। ये सेम एंट्री होगी, इसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, आपने कोई माल 50,000 रुपए में खरीदा है, ठीक है। अब उसमें से कैश अकाउंट डेबिट 50,000 कर देंगे। अब सेल्स अकाउंट है 40,000 का, यानी वो माल आपका 40 का था, जिसमें से आपके 10,000 रुपए की जीएसटी लगी है। और तो उसमें सीजीएसटी 4,000 की हो गई, आरजीएसटी 4,000 की हो गई, तो एसजीएसटी आपकी 2,000 की हो गई। इस तरीके से एंट्री हो जाएगी। अब ये सीजीएसटी, आरजीएसटी, एसजीएसटी क्या है उसका मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है जीएसटी के रूम में, तो उसको आप देख सकते हो, ठीक है। अब इसमें नोट दे रखा है, यह राशि विक्रेता द्वारा निश्चित देय तिथि पर सरकारी कोष में जमा करवानी होती है। जमा नहीं होने तक बैलेंस शीट में दायित्व पक्ष में इसे दर्शाते हैं। देखिए क्या होता है कि जो ये राशि होती है जीएसटी की या सेल टैक्स की, यानी सेल टैक्स तो अब खत्म हो चुका है, जीएसटी लागू हो चुकी है, ठीक है। तो ये राशि अपन लोग तो विक्रेता से जब माल परचेज करते हैं तो उसको चुका देते हैं, ठीक है। अब जो राशि विक्रेता द्वारा ग्राहक से वसूल की गई है, वो राशि एक निश्चित समय अंतराल पर या निश्चित समय पर जीएसटी की रिटर्न भरनी होती है। अब रिटर्न के साथ में जो उनका पीरियड होता है, उस समय जो विक्रेता है उसको सरकार के राजकोष में वो जीएसटी की राशि जमा करवानी होती है। अगर वो जमा नहीं करवाता है तब तक उसे बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में दर्शाते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड है वो, उसमें क्यों दर्शाएंगे, क्योंकि आपका दायित्व है कि आप उस राशि को सरकार के खजाने में जमा करवाएं। अगर आपने जमा करवा दिया है तो इस राशि को बैलेंस शीट में नहीं दर्शाएंगे लायबिलिटी साइड में। अगर नहीं करवाया है, जब तक आपने जमा नहीं करवाओगे आप लोग, तब तक उस राशि को बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दर्शाएंगे, ठीक है। ये तो हो गई आपकी थ्योरेटिकल पार्ट। अब इसको प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं कि एंट्री किस प्रकार से करेंगे। अब मैं आपको बता चुका हूँ जनरल का प्रारूप क्या होता है, डेट होता है, पर्टिकुलर होता है, एलएफ होता है, अमाउंट होती है, जिसमें डीआर की अलग होती है, सीआर की दूसरे खाने में होती है, ठीक है। अब उसमें खाते 3 प्रकार के होते हैं, बता चुका हूँ मैं आपको। एक तो होता है व्यक्तिगत खाते, व्यक्तिगत खातों में 2 प्रकार के खाते होते हैं। एक होता है वस्तुगत खाते, ठीक है, या वास्तविक खाते, और लास्ट होता है आपका नॉमिनल अकाउंट यानी अवास्तविक खाता, ठीक है। अब उसमें एंट्री करने के नियम क्या होते हैं, ठीक है। तो जो व्यक्तिगत खाते होते हैं उसमें पाने वाले व्यक्ति को तो डेबिट करो, देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करो, ठीक है। और जो वास्तविक खाते हैं उसमें जो रियल अकाउंट है उसमें नियम होता है कि जो वस्तु व्यापार में आती है उसको डेबिट करो, जो वस्तु व्यापार से जाती है, या जो वस्तु या संपत्ति व्यापार में आती है उसको डेबिट करो, जो वस्तु या संपत्ति व्यापार से जाती है उसको क्रेडिट करो, ठीक है। और लास्ट वाला अकाउंट है आपका नॉमिनल अकाउंट, यानी समस्त जो भी आपकी हानि होती है या एक्सपेंसेस होते हैं, यानी हानि एवं व्यय को आप डेबिट करेंगे, तथा जो भी आपको आय प्राप्त होगी यानी रेवेन्यू प्राप्त होगी या प्रॉफिट होगा उसको आप क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो इस संबंध में मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है कि जो भी अकाउंट्स होते हैं उनका कौन कौन सा बैलेंस होता है, ठीक है। कैपिटल का बैलेंस क्या रहेगा, सेल्स रिटर्न का बैलेंस क्या होता है, और जितने भी अकाउंट है उनके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से बना रखा है, तो आप उस वीडियो को अच्छी तरह से देखें, ठीक है। अब इनको ट्रांजैक्शन के माध्यम से ये आपको ये सौदे दे रखे हैं, ठीक है। अब उनकी जनरल प्रविष्टि करनी है, ठीक है। अब निम्नलिखित व्यवहारों से हरीश की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टियां देनी है। जनरल का प्रारूप पढ़ चुके हैं, अब इस प्रारूप को बना के किस प्रकार से एंट्री देंगे, ठीक है। खातों के बारे में समझ चुके हैं और खातों को किस प्रकार से लेखन, किस प्रकार से नियमों के हिसाब से उनको डेबिट और क्रेडिट करते हैं, ठीक है। अब आपके पहले इनको पढ़ लेते हैं फिर इनको सोल्व करते हैं, ठीक है। यानी नगद से व्यापार प्रारंभ किया 2 लाख से, ठीक है। नगद क्रय किया 96,000 का। वरुण को माल बेचा 20,000 का। वरुण ने दूषित माल वापस किया कितने का, 2,000 का। रुचि से माल क्रय किया 40,000 का। प्रीतम को माल बेचा 24,000 का। बीमा प्रीमियम का भुगतान किया 1,000 का और रुचि को भुगतान किया 40,000 का, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट है, हरीश द्वारा स्वयं की बीमा पॉलिसी का प्रीमियम चुकाया, ठीक है। ब्याज प्राप्त किया, मशीनरी नगद खरीदी, कमीशन प्राप्त किया, किराया चुकाया, वरुण से भुगतान नगद प्राप्त हुआ। अब इस संबंध में एंट्री देखते हैं, देखो 1 बाय 1 प्रत्येक एंट्री को देखते हैं। ये थोड़ा क्या पीडीएफ बनाने में ये थोड़ा कट चुका है, तो ये मैं बोल दूंगा आपको कि अमाउंट डेबिट की राशि कितनी है और क्रेडिट की राशि कितनी है, ठीक है। आप इसको कोई टेंशन ना लें। अब देखिए फर्स्ट एंट्री आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यानी फॉर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यानी नगद से व्यापार आरंभ किया, ठीक है। अब ये एंट्री कैसे हुई है वो देखते हैं। देखो पहले तो सर्वप्रथम एंट्री करने से पहले जनरल का प्रारूप बनाएंगे। अब जो जनरल ऑफ जिसका जिस जिस कैंडिडेट की या जिस व्यक्ति की आप जनरल तैयार कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका नाम आ जाएगा। तो जनरल ऑफ हरीश, ठीक है।
इसमें सर्वप्रथम आ जाएगा आपका डेट आ जाएगा, फिर पर्टिकुलर आ जाएगा, फिर लेजर फोलियो नंबर आ जाएगा, फिर अमाउंट में डेबिट वाली पहले आएगी और अमाउंट क्रेडिट वाली बाद में आएगी, ठीक है। अब उसमें फर्स्ट आएगी आपकी डेट आएगी। अब डेट में मैंने आपको बता दिया है कि सर्वप्रथम तो आपका वर्ष आता है, फिर महीना आता है और फिर आता है आपकी तारीख, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि फर्स्ट आपकी जो एंट्री है वो क्या कह रहे हैं कि नगद से व्यापार आरंभ किया, ठीक है। अब इसमें एंट्री कैसे हो रही है, कैश अकाउंट टू कैपिटल कैसे हो रही है, देखो अभी व्यक्तिगत मैंने अभी आपको बताया था कि वस्तुगत खाते में जो भी माल, वस्तु या संपत्ति के संबंध में उनका लेखा किया जाता है वस्तुगत खातों के रूप में, रियल अकाउंट में, ठीक है। तो वस्तुगत खातों का नियम होता है कि जो वस्तु या संपत्ति व्यापार में आती है उसको तो आप क्या करो, डेबिट करो, ठीक है। और जो संपत्ति या वस्तु व्यापार से जाती है उसे क्या करो, आप क्रेडिट करो, ठीक है। तो इस संबंध में व्यापार में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट कर देंगे, ठीक है। कितने से करेंगे, 2 लाख रुपए आपके डेबिट साइड आ जाएगा और 2 लाख रुपए आपका क्रेडिट साइड आ जाएगा। ये आपको थोड़ा मिसप्रिंट है, दिखाई नहीं दे रहा। फिर है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। फॉर गुड्स परचेज फॉर कैश, यानी आपने कोई माल नगद खरीदा, ठीक है। अब इसमें बताता हूँ नगद और उधार में क्या करना होता है आपको। अगर आपने किसी व्यक्ति से नगद माल खरीदा है, ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट कर देंगे टू कैश कर देंगे, ठीक है। नगद माल खरीद रहे हो, कितने खरीद रहे हो, 96,000 का, डेबिट में आ जाएगा, क्रेडिट में राशि आ जाएगी, ठीक है। पर इसमें ध्यान रखना है कि आप अगर किसी व्यक्ति से उधार माल खरीदते हैं तो उसमें परचेज अकाउंट तो सेम रहेगा, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू केस की जगह अगर आपने किसी राम से माल खरीदा है, श्याम से खरीदा है तो उसका नाम इसमें आ जाएगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट यहाँ पे हो जाता है अगर आपने उधार माल खरीदा है तो, अदरवाइज केस आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपने तीसरे की बात करते हैं, वरुण को माल बेचा, ठीक है। इसमें क्या करा है, अगर जहाँ पे नाम आ जाता है तो साथियों ध्यान रखिए वो एक तरीके से, अगर वहाँ पे नगद नहीं दे रखा है, केवल नाम ही दे रखा है, तो वहाँ पे सामान्यतः ये माना जाता है कि माल उधार पर बेचा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे वरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यानी फॉर गुड्स सोल्ड टू वरुण, यानी वरुण को माल बेचा गया है 20,000 का, ठीक है। अब नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू वरुण्स, क्या है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू वरुण्स, यानी अब इसमें कह रही है वरुण ने दूषित माल वापस किया, यानी वरुण ने जो माल खरीदा था, ठीक है, वरुण को माल जो बेचा था या वरुण ने जो माल खरीदा था वो एक तरह से डिफेक्टिव था, उसमें किस प्रकार का डिफेक्ट था, तो उसने दूषित माल को वापस कर दिया, ठीक है। ठीक है, तो इसमें अब सेल्स ये बैलेंस की मैं पहले एक वीडियो में बता चुका हूँ कि सेल्स से रिटर्न का कौन सा बैलेंस होता है और सेल्स बुक का कौन सा होता है, परचेज बुक का कौन सा होता है, ठीक है, वो उस वीडियो के माध्यम से आप देखें। तो इसमें सेल्स रिटर्न का बैलेंस, तो इसमें सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट कर देंगे टू वरुण्स अकाउंट कर देंगे, ठीक है। यानी जो सेल्स का बैलेंस होता है वो सीआर होता है, अगर आपने माल बेचा है तो माल बेचने का बैलेंस सेल्स का सीआर होता है, सेल्स बुक का, और अगर इसको आप लौटा रहे हैं तो उसका विपरीत हो जाएगा, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू वरुण्स अकाउंट हो जाएगा 20,000 से, ठीक है। अब नेक्स्ट है फॉर गुड्स परचेज फ्रॉम रुचि, रुचि से माल खरीदा, ठीक है, तो उधार माल खरीदा है तो परचेज अकाउंट डेबिट रुचि हो जाएंगे 40,000। इस तरीके से प्रीतम को माल बेचा, ठीक है, तो प्रीतम अकाउंट, प्रीतम टू सेल्स अकाउंट, यानी उधार पे बेच रहे हैं, उधार पे बेचेंगे तो नाम आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान करेंगे तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश। देखिए अब इसमें इंश्योरेंस प्रीमियम या डेबिट क्यों हुआ है, अभी बात की थी नॉमिनल अकाउंट में जो भी आय, जो भी खर्चे होते हैं या हानि होती है उसको हमेशा डेबिट करते हैं, ठीक है, और जो भी लाभ होता है या रेवेन्यू प्राप्त होती है उसको क्रेडिट करते हैं। अब तो इसमें ध्यान रखना कि ये इंश्योरेंस प्रीमियम है, एक तरीके से खर्चा है व्यापार के लिए, तो इसको डेबिट कर देंगे तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितने से हो जाएगा, 1,000 से, ठीक है। अभी ये डेट आप समझ चुके हैं कैसे आ रही है, ठीक है। अगर सेम वर्ष में ट्रांजेक्शन सामान्यतः एक ही महीने के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं एंट्री में तो मार्च माह आएगा, उसको जो बार बार चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती है, अगर अप्रैल आ गया तो अप्रैल का आ जाएगा। नेक्स्ट है रुचिज अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, फॉर कैश पेड टू रुचि, रुचि को नगद भुगतान किया कितने के, 40,000 का, ठीक है। अब इसमें कह रहा है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड सेल्फ लाइफ पॉलिसी, यानी इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान किया गया है सेल्फ खुद की पॉलिसी का, तो इसमें एंट्री हो जाएगी ड्राइविंग अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी अगर स्वयं का कर रहे हैं, पहले इसको देख लेते हैं, इसको बीमा प्रीमियम का भुगतान किया, सॉरी आगे देखते हैं, हरीश द्वारा स्वयं की बीमा पॉलिसी का प्रीमियम चुकाया, यानी हरीश का अगर वो व्यापार का चुकाता बीमा पॉलिसी पॉलिसी तो उसमें दूसरी एंट्री होती है, उसने स्वयं का चुकाया तो एक तरह से ड्राइविंग्स है, तो इसकी एंट्री हो जाएगी, इसकी एंट्री हो जाएगी ड्राइविंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, कितने से होगी, 4,000 से, ठीक है। अब आपका पेज है जो फिल हो चुका है, यानी पेज आपका है जो
कंप्लीट हो चुका है। तो इस संबंध में आपको क्या करना है कि आपको जब आपका पेज जनरल का कंप्लीट हो जाए तो उस संबंध में आपको टोटल लगा के पर्टिकुलर वाले कॉलम में शेप लिख देना है। यानी शेप का मतलब होता है कैरीज फॉरवर्ड, यानी आगे ले जाया गया। ठीक है, आगे ले जाया गया, यानी जिनका टोटल कर लेंगे डेबिट और क्रेडिट का सेम आएगा तो 4,27,000 आ गए और सीआर साइड में 4,27,000 आ जाएगा। ठीक है, अब जब नेक्स्ट पेज में आप पहुंचेंगे या एंट्री करेंगे जनरल एंट्री, तो उस समय जो पुराना शेष है शेप का वो ऑटोमेटिक ही अगले पेज में बीएफ हो जाता है, यानी ब्रॉड फॉरवर्ड, यानी आगे लाया गया। यानी शेप का मतलब तो होता है आगे ले जाया गया और ब्रॉड फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे लाया गया। ठीक है, जो सेम बैलेंस है आपका 4,27,000 वो नए पेज में आ जाएगा। कितने आ जाएगा? 4,27,000। ठीक है, अब इसमें दूसरे पेज में सेम फर्स्ट वाले पेज की तरह एंट्री करेंगे, डेट लिखेंगे, पर्टिकुलर जो भी प्रक्रिया वो अपनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट फॉर इंटरेस्ट रिसीव्ड, यानी आपको ब्याज प्राप्त हुआ है, कितने का हुआ है? 200 रुपए का। यानी जो भी वस्तु व्यापार में आती है, तो व्यापार में क्या आ रहा है? कैश आ रहा है तो डेबिट हो जाएगा, और क्या जा रहा है? इंटरेस्ट। ठीक है, तो वो सीआर हो जाएगा, यानी इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है। ठीक है, 200 रुपए का हो गया। इस तरीके से मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी मशीनरी आपने परचेज की है, नगद में परचेज की है तो एंट्री हो जाएगी, यानी आने वाली वस्तु को डेबिट कर देंगे, यानी मशीनरी डेबिट हो जाएगी। और क्या जा रहा है? कैश जा रहा है, तो कैश एक तरीके से सीआर हो जाएगा 14,000 से। नेक्स्ट एंट्री आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, यानी आपको कमीशन के रूप में नगद प्राप्त हुए हैं, कितने? 600 रुपए, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन हो जाएगा। और नेक्स्ट है आपने किराया चुकाया तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा, यानी रेंट एक तरीके से आपके लिए खर्चा है तो खर्चे को आप डेबिट करेंगे, और व्यापार से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है, तो उसको सीआर कर देंगे। ठीक है, 3,000 से। नेक्स्ट है आपका कैश अकाउंट डेबिट टू वरुण, यानी वरुण से आपको नगद प्राप्त हुए हैं, कितने हुए? 18,000 हुए हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखो जो नियम लग रहा है कैश अकाउंट का, तो आने वाली वस्तु को तो आप डेबिट कर देंगे और जाने देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट कर देंगे। देखो अंदर वरुण दे रहा है उसको क्रेडिट कर देंगे, और आ क्या आ रहा है? कैश आ रहा है उसको डेबिट कर देंगे। कितने से कर देंगे? 18,000 रुपए से डेबिट करेंगे, और 18,000 से आप उसको क्रेडिट कर देंगे। अब इनका ग्रांड टोटल कर लेंगे जब आपके ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। अब वो पेज आपका एक पेज में भी आ सकते हैं, दो पेज में भी आ सकते हैं, आपकी जनरल एंट्री 3 में, 4 में, 5 में, कितने भी हो सकते हैं जितना आपका व्यापार बढ़ा। ठीक है, उस जो ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के पश्चात में आप उसका ग्रांड टोटल करेंगे। क्या करेंगे? ग्रांड टोटल कर देंगे। ठीक है, अब ये जनरल आपकी अब व्यापारी की सुविधा की दृष्टि से या तो रोजाना बनाई जा सकती है, या तिथिवार क्रमानुसार, या महीने में, 2 महीने में, जो भी उसकी आवश्यकता होती है उसके हिसाब से जनरल तैयार की जाती है। ठीक है, अब उसका लास्ट में ग्रांड टोटल कर देंगे। ठीक है, अब ग्रांड टोटल हो जाएगा दोनों पेजों का 4,62,800 रुपए। डेबिट और क्रेडिट पक्ष दोनों सेम होने चाहिए, यानी दोहरा लेखा प्रणाली ये कहती है कि जब आपके डेबिट व क्रेडिट पक्ष का योग अगर समान नहीं है तो वो आपकी कहीं न कहीं या तो एंट्री में मिस्टेक है, या कोई आपकी अंकगणितीय त्रुटि है। दोनों पक्षों का योग बराबर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब मैं योग योग आगे लाना हुआ है, आगे ले जाना है। टोटल ब्रॉड फॉरवर्ड एंड क्रेडिट फॉरवर्ड मैं बता चुका हूँ किस प्रकार सीएफ क्या होता है और बीएफ क्या होता है, और टोटल ग्रांट किस प्रकार से लगा दिया जाता है। ठीक है, इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब इसमें लास्ट देख लेते हैं कि योग लगाने की इस क्रिया को कास्टिंग कहते हैं। यानी आप जो टोटल ट्रांजेक्शन जनरल में एंट्री करने के पश्चात में जो ग्रांट टोटल लगाते हैं, तो योग लगाने की इस प्रक्रिया को कास्टिंग कहा जाता है। साथियों, क्या कहा जाता है? कास्टिंग कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो हो गया आपकी सिंगल एंट्री। अब बात करते हैं मिश्रित जो एंट्रीज होती है क्या होती है, यानी कंपाउंड एंट्रीज क्या होती है। देखिए, कभी-कभी एक ही खाते विशेष से संबंधित 2 या अधिक व्यवहार एक ही तिथि में होते हैं। क्या होता है कि कभी-कभी एक ही खाता जो अकाउंट्स होता है, अकाउंट विशेष के संबंध में 2 या अधिक व्यवहार हो जाते हैं, यानी 2 या 2 से अधिक सेम व्यवहार हो जाते हैं एक ही तिथि को। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में जनरल में अलग-अलग लेखे करने के स्थान पर एक ही एंट्री या प्रविष्टि कर दी जाती है। इसे ही मिश्रित प्रविष्टि यानी कंपाउंड एंट्रीज कहते हैं। इससे समय एवं श्रम की बचत होती है। क्या होती है? समय एवं श्रम की बचत होती है। जैसे मान मान के चलो ये आपने किसी को सैलरी चुकाई, रेंट चुकाई। ठीक है, अब इसको मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ फिर आपको बताता हूँ। देखो एग्जाम्पल इसमें 30 जनवरी 2005 को 4,000 रुपए का वेतन चुकाया, 3,000 रुपए किराया चुकाया तथा 2,000 रुपए मजदूरी के चुकाए। अब इसमें निम्न एंट्री कैसे, जो कंपाउंड एंट्री वो कैसे होगी? देखो, अगर इसको अलग अलग तरीके से करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और इनको कंपाउंड रूप में करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर समय एवं श्रम की बचत हेतु आपको अब इसमें अलग अलग करेंगे तो भी उसका निचोड़ एक ही आएगा। लास्ट में आप जो पोस्टिंग करेंगे, आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो वो राशि सेम आएगी। ठीक है, लेकिन आप इसको अगर कंपाउंड एंट्री करेंगे, मिश्रित प्रविष्टि करेंगे, तो जिससे आपके समय एवं श्रम की बचत होगी। अब कैसे होगी? जैसे मान के चलो अगर इसकी कंपाउंड एंट्री कर रहे हैं तो आपने इसमें 4,000 रुपए का सैलरी के हैं, 3,000 किराया है, 2,000 मजदूरी का, तो एंट्री हो जाएगी सैलरीज अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट डेबिट टू वेजेज का अकाउंट टू कैश अकाउंट। ठीक है, 9,000 से। ठीक है,
अगर इसकी ये तो हो गई आपकी कंपाउंड एंट्री यानी मिश्रित एंट्री। अगर इस एंट्री को आप अलग तरीके से करेंगे तो इसको 3 तरीके से कर सकते हैं। एक तो कर सकते हैं सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा, ठीक है, 4,000 से। फिर रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा, ठीक है, 3,000 से। फिर वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा आपका 2,000 से। यानी आपका जो कैश है वो 3 बार आ रहा है और जो सैलरी रेंट है वो एक-एक बार अलग-अलग एंट्री हो रही है। तो आप जो कैश अकाउंट है इसमें जो 3 सैलरी, रेंट और वेजेस अकाउंट तो अलग-अलग तीनों अकाउंट है, लेकिन कैश अकाउंट है वो एक अकाउंट है, सेम अकाउंट है, तो इसको 3 जगह एंट्री ना करके केवल एक मिश्रित यानी कंपाउंड एंट्री के रूप में एक जगह एंट्री की जा सकती है, ठीक है। तो ये एंट्री हो चुकी है। अब नेक्स्ट बात करें तो माल से संबंधित कुछ विशिष्ट व्यवहार क्या होते हैं? देखो, यानी जो आपका माल होता है, अब वो माल के संबंध में ये एंट्रियाँ, ये जो एंट्री होती है वो फिक्स होती है, वो आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है, उसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो माल को अगर आप मुक्त नमूने के रूप में बांटेंगे। अब मुक्त नमूना क्या होता है कि जैसे माल अपने बिक्री बढ़ाना है आपको, या माल का प्रमोशन करना है, गुड्स करना है, विज्ञापन करना है, तो आप एक सैंपल के रूप में ग्राहकों में या व्यक्ति में माल को बांटते हैं, जिससे बिक्री बढ़ने की संभावना अधिक रहती है। अगर ठीक है, अब वो जो सैंपल आप मुफ्त नमूने के रूप में बांटते हैं, उसमें किसी प्रकार से कोई पैसा नहीं लिया जाता है ग्राहकों से, ठीक है। तो इस संबंध में एंट्री होती है फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है। तो परचेज अकाउंट का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। अगर आप इसको बांट रहे हैं, दे रहे हैं, परचेज आपकी माल बाहर जा रहा है तो परचेज पहले डेबिट होता है, माल आने पर वो तो वो बाद में क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, यानी जो मैं ये अकाउंट्स के बैलेंस है वो अलग वीडियो में बना चुका हूँ, आप उस वीडियो में देखें, ठीक है। यहाँ पे समय एवं श्रम नष्ट होगा बताने में प्रत्येक अकाउंट्स के शेष का, तो आप पहले उसको देखें, ठीक है। तो यहाँ एंट्री हो जाएगी फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, किसे कितने से हो जाएगी? 500 रुपये, जितनी भी राशि का आप नमूना बांट रहे हैं वो जो राशि इसमें आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें नोट दे रखा है, मुफ्त नमूने के स्थान पर एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन खाते को भी डेबिट किया जा सकता है, यानी फ्री सैंपल अकाउंट की जगह आप एडवर्टाइजमेंट भी लिख सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट है, अगर आपका माल चोरी हो जाता है व्यापार से, तो इस संबंध में एंट्री हो जाएगी लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। क्या हो जाएगा? लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है। कितनी राशि का आपका माल चोरी हुआ वो राशि इसमें आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ उदाहरण के तौर पर मैंने 5,000 रुपये लिख दिए। अगर आप माल दान या चंदे में किसी को दे रहे हैं तो उस संबंध में एंट्री हो जाएगी चैरिटी अकाउंट डेबिट या यानी अथवा, ठीक है, या तो चैरिटी अकाउंट लिख देंगे या आप डोनेशन अकाउंट डेबिट कर देंगे टू परचेज अकाउंट कर देंगे, या क्योंकि माल का बैलेंस डीआर होता है, यहाँ पे माल जा रहा है तो व्यापार इसको विपरीत हो जाएगा, ठीक है, टू परचेज हो जाएगा। पहले ये डेबिट होता है, अगर माल परचेज करते हैं तो माल बाहर जा रहा है, यानी दान में दे रहे हैं या चोरी हो गया या अन्य कोई भी घटना हो गई तो परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा चैरिटी अकाउंट डेबिट और डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है, 5,000 से जो भी राशि है वो आ जाएगी। अब ठीक है, नेक्स्ट बात करें, निजी प्रयोग हेतु आप अगर व्यापारी द्वारा माल का आहरण किया जाता है, ठीक है। अब निजी प्रयोग हेतु व्यापारी द्वारा व्यापार से या तो माल का प्रयोग कर सकता है या कोई संपत्ति का प्रयोग कर सकता है या नकद निकाल सकता है, तो इस संबंध में एंट्री हो जाती है, ये एंट्री फिक्स होती है ड्राइविंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। क्या हो जाएगी? ड्राइविंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अगर उसने माल निकाला है तो ये हो जाएगा, अगर कैश निकाला है तो परचेज परचेज की जगह कैश हो जाएगा, अगर वो संपत्ति निकाली है तो यहाँ पे परचेज की जगह संपत्ति का नाम आ जाएगा, ठीक है। तो ड्राइविंग्स उसने 1500 किया तो 1500 रुपये ये उदाहरण के तौर पे आ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, माल की बाढ़ या आग से हानि हो जाती है, यानी जो माल होता है, गुड्स होता है, उसका अगर किसी बाढ़ से, फ्लड से या फायर से कोई हानि हो जाती है तो उस संबंध में एंट्री होती है लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, ठीक है, लॉस बाय फ्लड अकाउंट डेबिट, ठीक है, जितनी भी राशि का लॉस हुआ है टू परचेज अकाउंट कर देंगे, क्या कर देंगे? टू परचेज अकाउंट कर देंगे, कितने से कर देंगे? 11,000 से, ठीक है। ये एंट्रियां फिक्स होती है, इनको आप अच्छी तरह से याद रखें। अब इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए, निम्नलिखित व्यवहारों से कविता की जनरल में प्रविष्टियाँ कीजिए। देखिए, इसको एक बार पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको इसको बार-बार दोबारा स्क्रीन पे वापसी आना नहीं पड़ेगा। आप इसको पहले अच्छी तरह देखें, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन हल करेंगे, उसमें ही बता देंगे कि ये एंट्री किस बारे में है, ठीक है। तो फर्स्ट वाली एंट्री आपकी, कविता ने 10,000 रुपये नकद एवं 20,000 रुपये के माल से व्यापार आरंभ किया, ठीक है। सेकंड है, मैं इसको 6,000 रुपये का माल 10% व्यापारिक एवं 3% नगद बट्टे की शर्त पर बेचा, ठीक है। अब इसमें पढ़ चुके हैं कि व्यापारिक बट्टा कैसे देते हैं और नगद बट्टा कैसे देते हैं। व्यापारिक बट्टे की एंट्री होती है या नहीं होती है और नगद बट्टे की एंट्री होती है नहीं होती है। तो साथियों इसमें ध्यान रखिए, व्यापारिक बट्टे की किसी प्रकार से कोई एंट्री नहीं होती है, ठीक है, सिर्फ नगद बट्टे की एंट्री की जाती है और जो व्यापारिक बट्टा है वो व्यापारी द्वारा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, ठीक है। महेश को माल भेजने पर 500 रुपये गाड़ी भाड़ा चुका है जिसे महेश से लेना है, ठीक है। गोपाल से ये डेट तैयारी की है जुलाई 8, यानी ठीक है, और वो जो जनरल एंट्री करेंगे उसमें ये डेटें आ जाएगी, जिस जो ट्रांजेक्शन है उसके सामने ये डेट आ जाएगी।
गोपाल से 7,000 रुपए का माल खरीदा तथा आधा भुगतान नकद कर दिया और आधा भुगतान कैश किया, ठीक है। अब इसमें इसमें स्पष्ट नहीं दे रखा है कि आधा भुगतान नकद कर दिया तो स्वाभाविक है, आधा भुगतान नकद करेंगे तो आधा भुगतान उधार रहेगा, ठीक है। 5,000 रुपए का माल आग से नष्ट हो गया। नेक्स्ट है, बीमा कंपनी द्वारा केवल 4,000 रुपए का दावा स्वीकार किया गया, यानी 5,000 का तो माल नष्ट हो गया, जिसमें बीमा कंपनी द्वारा 4,000 रुपए का दावा स्वीकार किया, यानी 1,000 का आपका लॉस हो गया। नेक्स्ट है, मई से आधी भुगतान राशि प्राप्त हुई, यानी जो मई है उसको 6,000 रुपए का माल बेचा था, जिसमें 10% व्यापारिक बट्टा और 3% नगद बट्टा है, और 500 रुपए का गाड़ी भाड़ा चुकाया है व्यापारी ने, जिसे मई से लेना है, ठीक है। तो ये आ जाएंगे और उसे केवल आधी राशि भुगतान के रूप में प्राप्त होती है। बीमा कंपनी से दावे की राशि प्राप्त हुई, ठीक है। नेक्स्ट है, मोहनलाल से 20,000 रुपए एवं 10,000 रुपए क्रमशः नगद एवं उधार माल खरीदा, यानी 20,000 का तो नगद खरीदा और 10,000 का उधार खरीदा, ठीक है। व्यापार हेतु 25,000 रुपए की मशीनरी खरीदी एवं उसकी स्थापना पर 1,000 रुपए अतिरिक्त चुकाए, ठीक है। स्टेशनरी क्रय की कितने की 1,500 रुपए की। सुनीता को 10,000 का माल 10% व्यापारिक बट्टे पर बेचा। सुनीता से आधी राशि प्राप्त हुई, 10,000 का माल बेचा, जिसमें से 10% व्यापारिक बट्टा हो गया, ठीक है। दो मोटरसाइकिल 25,000 रुपए प्रति मोटरसाइकिल यानी प्रति मोटरसाइकिल की दर से खरीदी, एक निजी और एक व्यापारिक प्रयोग हेतु, ठीक है। यानी दो साइकिल्स आपने बाइक परचेज की है, एक तो आपने निजी प्रयोग के लिए और एक व्यापारिक उद्देश्य के लिए, ठीक है। और लास्ट में है, सुनीता दिवालिया हो गई और उससे अंतिम भुगतान के रूप में 40% की राशि प्राप्त हुई, यानी सुनीता को 10,000 का माल बेचा था, ठीक है। उसे पहले पहले तो व्यापारिक बट्टा देने के पश्चात मुझे आधी राशि प्राप्त होती है। फिर आधी राशि में भी क्या सुनीता दिवालिया हो गई और उसे अंतिम भुगतान के रूप में 40% ही राशि प्राप्त हुई है, ठीक है। तो अब इसकी एंट्री वन बाय वन अपन करेंगे, ठीक है। अब इसको समझते हैं। देखो, ऊपर बार बार जाने की जरूरत नहीं है, वो देख चुके हैं कि वो ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है, उसको अपन नरेशन के माध्यम से समझ लेंगे। देखो, अब सर्वप्रथम इसका सॉल्यूशन करेंगे। जनरल ऑफ कविता लिख देंगे ऊपर, फिर जनरल का प्रारूप आपको बता चुके हैं, दोबारा देख लो। इसमें डेट आएगा, पर्टिकुलर आएगा, एलएफ आएगा, अमाउंट डेबिट की आएगी, अमाउंट क्रेडिट की आ जाएगी, ठीक है। अब डेट में सर्वप्रथम वर्ष लिखेंगे, फिर मंथ लिखेंगे, फिर तारीख लिखेंगे, यानी जो भी एंट्री कर रहे हैं उसके सामने उस एंट्री की तारीख आ जाएगी, ठीक है। अब जैसे एंट्री कंप्लीट हो जाएगी, आप उसके नीचे लाइन खींच देंगे, क्या खींच देंगे, लाइन खींच देंगे, ठीक है। ये लाइन सिर्फ पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में खींची जाएगी, ठीक है। अब फर्स्ट एंट्री करते हैं। अब क्या कह रहा है इसमें, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यानी व्यापार का आरंभ किया गया है, 1,00,000 की तो नगद से किया गया है तथा 20,000 रुपए के स्टॉक से व्यापार का आरंभ किया गया है, ठीक है। ये एंट्री हो गई। तो इसमें कैश में तो 1,00,000 रुपए डेबिट हो गए और स्टॉक में डेबिट 20,000 हो गए, और टू कैपिटल में दोनों का योग आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1,20,000 रुपए। तो साथियों ध्यान रखिए, डेबिट का और क्रेडिट पक्ष का योग हमेशा बराबर होता है, ठीक है। क्या होता है, बराबर होता है। नेक्स्ट एंट्री आपकी, महेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या है, महेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यानी महेश को 6,000 रुपए का माल बेचा था, जिसमें से 10% तो व्यापारिक बट्टा था। कितना था, 10% व्यापारिक बट्टा था। अब व्यापारिक बट्टे की कोई एंट्री नहीं होती है, यानी अंकित मूल्य पर व्यापारिक बट्टे की एंट्री नहीं होती है। तो उसमें अंकित मूल्य पर से जितना व्यापारिक बट्टा दिया गया उस राशि को माइनस कर देते हैं, जो एक्चुअल राशि रहती है उसकी ही एंट्री की जाती है, ठीक है। अब बट्टे की एंट्री नहीं करते व्यापारिक बट्टे में, जबकि नगद बट्टा दिया जाता है तो उसकी एंट्री होती है, वो देखेंगे आगे। अब महेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यानी जब भी व्यक्ति का नाम आता है, साथियों ध्यान रखिए, तो उसमें अपोस्ट्रोफी एस लगता है। क्या होता है, यहाँ पे महेश है तो महेश अपोस्ट्रोफी एस अकाउंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, महेश का खाता, ठीक है। अब इसमें 6,000 रुपए का माल बेचा है, 10% व्यापारिक बट्टा है, तो 6,000 का 10% कितना होगा, 600 रुपया, ठीक है। तो 600 रुपया 6,000 में से माइनस कर देंगे, 400 रुपया इसमें आ गया, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री आपकी, महेश अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी जो कार्टेज का किराया है महेश से लेने थे, तो महेश अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी महेश को भुगतान करना है, ठीक है। महेश से लेने हैं तो महेश को भुगतान करना है, महेश अकाउंट डेबिट टू कैश 500 रुपये का, ठीक है। नेक्स्ट है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट टू गोपाल, ठीक है। अब इसमें क्या कर रखा है कि फॉर गुड्स बॉट फ्रॉम गोपाल फॉर कैश एंड नॉन ऑन क्रेडिट, ठीक है। यानी गोपाल से माल उधार खरीदा है, ठीक है। अब इसमें इसने 7,000 का टोटल माल खरीदा है, जिसमें से कैश तो इसने 35 रुपए का लिया है और गोपाल से 35 रुपए उधार में माल खरीदा है, ठीक है। यानी जब भी माल उधार खरीदा जाता है उसमें व्यक्ति का नाम आ जाता है, और अगर आप नगद खरीद रहे हैं तो व्यक्ति के नाम की आवश्यकता नहीं होती, उसमें कैश आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, यानी
आग से 5,000 रुपए का माल नष्ट हो गया। क्या हो गया? माल नष्ट हो गया, ठीक है? तो एंट्री हो जाएगी, अभी ऊपर पढ़ चुके हैं कैसे एंट्री होती है लॉस बाय फायर की। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट परचेज अकाउंट 5,000 का हो गया, ठीक है? अब इसमें कह रहे हैं कि बीमा कंपनी ने 4,000 रुपए का दावा स्वीकार किया, ठीक है? तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू 4,000। अब लॉस कितने का हो रहा है? लॉस हमेशा P&L अकाउंट में ट्रांसफर होता है, वो अभी आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे P&L कैसे बनाया जाता है। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट को डेबिट कर देंगे, कितनी राशि से कर देंगे? 1,000 से, क्योंकि बीमा कंपनी द्वारा टोटल 5,000 रुपए का तो लॉस हुआ है, बीमा कंपनी द्वारा 4,000 का दावा स्वीकार किया गया है, 1,000 का नहीं किया गया है, तो 1,000 लॉस हो जाएगा, उसको डेबिट कर देंगे टू लॉस बाय फायर अकाउंट में 5,000 रुपए की राशि आ जाएगी, ठीक है? नेक्स्ट एंट्री आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट टू मैच अकाउंट, ठीक है? अब इसमें क्या कह रहा है कि जो भी ये है महेश जी है, उनसे आधी राशि प्राप्त होती है फॉर ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम महेश, ठीक है? महेश जी से आधी राशि प्राप्त होती है, तो कैश में तो हो जाएगी आपको 2861.50 और डिस्काउंट है आपका 88.50, तो टू महेश हो जाएगी 2950। अब ये राशि कैसे आई है? देखो 5400 रुपए तो जो व्यापारिक ट्रेड देने के पश्चात में बचे हैं, 500 रुपए किराया दिया, ठीक है? टोटल कितना हो गया? 6,900 रुपया, ठीक है? अब 6,900 रुपया में आधा करेंगे, ठीक है? तो 6,900 को आधा करेंगे तो कितने हो जाएंगे आपके? 3,900 रुपया। अब 3,900 रुपये में 3% व्यापारिक बट्टा दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं? 3% व्यापारिक बट्टा दे रहे हैं, तो 88.50 रुपये आपका डिस्काउंट हो जाएगा और केस आपको 2861.50 रुपये प्राप्त होंगे, यानी जो नगद बट्टा है वो जल्दी भुगतान प्राप्त करने के उद्देश्य से दिया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट एंट्री आपकी केस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, यानी इंश्योरेंस कंपनी से जो क्लेम की राशि 4,000 रुपए का दावा स्वीकार किया गया था वो प्राप्त हुए हैं, तो इस संबंध में एंट्री हो जाएगी केस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, ठीक है? कितने से हो जाएगी? 4,000 रुपए से, और नीचे जो ब्रैकेट में लिखते हैं निरेशन लिखते हैं एंट्री के बारे में, ये एंट्री किसके संबंध में क्या कर रही है, ठीक है? नेक्स्ट है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू मोहनलाल, ठीक है? अब इसमें क्या कह रहा है कि आपने 30,000 रुपए का माल खरीदा है, जिसमें से आपने 20,000 रुपए का माल तो नगद खरीदा है तथा मोहनलाल से 10,000 रुपए का माल आपने उधार खरीदा है। क्या खरीदा? उधार खरीदा है। तो फॉर गुड्स ब्रॉट फ्रॉम मोहनलाल फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट, यानी मोहनलाल से आपने 10,000 का तो उधार खरीदा है और 20,000 रुपए का नगद खरीदा है, ठीक है? यानी उधार खरीदने पर व्यक्ति का नाम आता है और नगद खरीदने पर कैश अकाउंट आता है, ठीक है? अब आपका पेज कंप्लीट हो चुका है, तो इस समय आप टोटल सीएफ लिख देंगे, यानी कैरेज फॉरवर्ड यानी योग आगे ले जाया गया, यानी डेबिट और क्रेडिट का योग कर लेंगे तो यह राशि 1,79,850 आ गई, यानी डेबिट वाली राशि क्रेडिट वाली राशि सेम होनी चाहिए। तो डेबिट में 1,79,850 है, और इस तरीके से 1,79,850 रुपए आपकी क्रेडिट के आ गए। अब इस राशि को नेक्स्ट पेज में ले जाने से पहले आपको जो टोटल सीएफ वाली राशि है उसको नीचे टोटल पीएफ करना पड़ेगा, ब्रॉट फॉरवर्ड यानी राशि आगे लाई गई, ठीक है? ऊपर वाले का तो मतलब होता है राशि आगे ले जाई गई, और जो अब टोटल बीएफ लिखेंगे नए पेज में तो राशि ब्रॉट फॉरवर्ड यानी राशि लाई गई, ठीक है? जो राशि सेम है 1,79,850 डेबिट में आ जाएगी और 1,79,850 राशि क्रेडिट में आ जाएगी, ठीक है? अब नेक्स्ट एंट्री की बात करेंगे तो सेम सिचुएशन डेट पर्टिकुलर वो सेम सेम जनरल चलेगी। अब नेक्स्ट एंट्री आपकी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी आपने नगद में मशीनरी खरीदी, ठीक है? कितने में खरीदी? अब आपने मशीनरी तो साथियों ध्यान रखें कि लागत अवधारणा पढ़ चुके हैं, तो लागत अवधारणा के आधार पर देखें तो जो मशीनरी आप परचेज करते हैं प्लस उसको मशीनरी को व्यापारिक स्थल तक लाने का गाड़ी भाड़ा किराया खर्चा प्लस इंस्टॉलेशन के चार्जेज उसकी लागत में शामिल होते हैं, ठीक है? तो 25,000 रुपए की आपने मशीनरी खरीदी प्लस उस पर 1,000 रुपए का भाड़ा है, तो भाड़ा ऐड हो जाएगा, ठीक है? तो 26,000 रुपए आपकी लागत आ जाएगी, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कर देंगे, ठीक है? नेक्स्ट है स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी आपने स्टेशनरी परचेज की है, तो अगर आपने माल अगर जो व्यापारिक के उद्देश्य यानी जो व्यापार है उसके द्वारा जो व्यापार किया जा रहा है विशेष वस्तु का, यानी वो उसके लिए माल होती है, तो माल के सामने परचेज किया जाता है, परचेज लिखा जाता है। अगर वही व्यापार अन्य वस्तु को परचेज कर रहा है तो उसके संबंध में पर्टिकुलर वस्तु का नाम आ जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश कर देंगे, यानी 1,500 रुपए की स्टेशनरी परचेज की है। नेक्स्ट है सुनीताज अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यानी सुनीता को उधार माल बेचा, ठीक है? अब इसमें कह रहेगा कि उसको 10% व्यापारिक बट्टा दे रहे हैं, तो 10% 10,000 का माइनस करेंगे तो यदि 1,000 हो जाएगा तो 1,000 को 10,000 में माइनस कर देंगे 9,000 रुपये आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे क्या मिसप्रिंट है कि क्रेडिट वाली राशि आपको दिखाई नहीं दे रही है, पर जो डेबिट वाली राशि है वो क्रेडिट में आ जाएगी, ठीक है? ठीक है? अब नेक्स्ट है सुनीता से आधा भुगतान प्राप्त हो रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सुनीता आ जाएगा 45 रुपये। नेक्स्ट है मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिट टू ड्राइविंग अकाउंट टू कैश, यानी जो व्यापारी है उसके द्वारा मोटरसाइकिल का निजी प्रयोग यानी मोटरसाइकिल परचेज की है 25,000 की थी, ठीक है? और
तो ड्राइविंग अकाउंट 25,000 से कर देंगे डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी फॉर परचेज टू मोटरसाइकिल, वन फॉर बिजनेस एंड अनदर फॉर पर्सनल यूज, यानी दो मोटरसाइकिल दो व्यापारी द्वारा खरीदी गई, जिसमें से एक तो बिजनेस के लिए खरीदी गई, तो बिजनेस के लिए परचेज कर रहे हैं तो उसके लिए तो हो जाएगी मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिट, ठीक है, 25,000 से, यानी पर्टिकुलर असेट्स का नाम इसमें आ जाता है। और आप निजी प्रयोग हेतु हेतु अगर किसी वस्तु का या संपत्ति का या मोटरसाइकिल का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसमें ड्राइविंग से आ जाएगा, तो यहाँ पे मोटरसाइकिल का नाम नहीं आएगा। निजी प्रयोग हेतु किसी संपत्ति का पर्टिकुलर संपत्ति का नाम नहीं आता है। अगर आप ड्राइविंग्स कर रहे हैं, निजी प्रयोग हेतु उसको यूज़ में ले रहे हैं, तो ड्राइविंग्स वहाँ पे डेबिट हो जाता है। तो यहाँ पे एंट्री होगी ड्राइविंग्स अकाउंट डेबिट 25,000 से कर देंगे, तो कैश यानी टोटल आपने जो टू कैश है वो 50,000 रुपये आपके क्रेडिट साइड में आ जाएँगे, क्योंकि यहाँ पे मिसप्रिंट तो दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है? अब आपकी नेक्स्ट एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स अकाउंट टू सुनीता, यानी इसमें ध्यान रखें कि जो डेबिट वाली साइड है वहाँ पे तो डेबिट लिखते हैं, लेकिन जो सीआर वाली साइड है उसमें सीआर ना लिख के टू लिखा जाता है, ठीक है? और एंट्री ऐसे की जाती है, डेबिट वाली एंट्री सेम आएगी और जो क्रेडिट वाली एंट्री है वो थोड़ा डेबिट से नीचे साइड में आगे आती है, ठीक है? तो इसमें एंट्री हो रही है कैश अकाउंट डेबिट बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू सुनीता, ठीक है? अब इसमें क्या कह रहा है कि फॉर सुनीता बिकम इंसॉल्वेंट एंड ओनली 40% रिसीव्ड फ्रॉम हर एज फाइनल पेमेंट। देखिए क्या है, सुनीता ने आधा पेमेंट किया, ठीक है, ऊपर एंट्री में कह रखा है। अब उसमें से उसको 4500 रुपये देने हैं, ठीक है? अब 4500 रुपये में से क्या कह रहा है ये कि 40% राशि ही प्राप्त हुई है, क्योंकि वो दिवालिया हो गई, ठीक है? अब 4500 में से 40% निकालेंगे तो कितने हो गए? 1800 रुपया, ठीक है? और जो बाकी 1800 रुपया ही प्राप्त हुआ है, 40% और 60% डूब गया, तो कैश अकाउंट डेबिट 1800 कर देंगे, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट कर देंगे 2700 से, 2700 रुपये एक तरह से डूब गए टू सुनीता, ठीक है? अब इनका ग्रांट, अब आपके ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं जनरल में, तो इनका ग्रांट टोटल कर देंगे 2,75,350 रुपये डेबिट पक्ष का योग हो गया, डेबिट पक्ष का योग हो गया है। और इसी तरीके से क्रेडिट पक्ष का योग भी सेम आएगा, यानी 2,75,350 रुपया आ जाएगा, ठीक है? अब इसमें एक नोट दे रखा है, अभी मैंने आपको बता चुका हूँ कि इसमें जो 3 जुलाई 24 वाली जो एंट्री है, वो गाड़ी भाड़ा है जो मई से लेना है, वो उसको ऐड कर दिया था, वो डेबिट किया गया है। और जो मई से आधी राशि गणना कैसे की गई है, अभी मैंने बता दिया है कि टोटल इसके 6,000 रुपये का इसने सेल्स किया है इसको, जिसमें से 10% व्यापारिक बट्टा है, तो 5400 आ जाएगा। अब उसमें गाड़ी भाड़ा ऐड कर देंगे, 6900 आ जाएगा, 6900 का आधा करेंगे, तो उसमें से 2950 सॉरी ये आ जाएँगे, उसमें 3% नकद बट्टा दे रहे हैं, नकद बट्टा देने के पश्चात में ये बट्टे की राशि 88.50 आ गई, फिर लास्ट में 2861.50 आ जाते हैं, ठीक है? अब इसमें हम अभी बात कर चुके हैं कि मतलब लागत अवधारणा के अनुसार जो मशीनरी परचेज़ करते हैं, उसमें मशीनरी को परचेज़ करने के अलावा जो भी गाड़ी भाड़ा किराया होता है या जो मशीनरी का इंस्टॉलेशन हो चार्जेज़ लगते हैं, जो खर्चा होता है व्यापारिक स्थान पर ले जाने की, जितने भी खर्चे होते हैं वो मशीनरी की लागत में ऐड किए जाते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट है आपका लास्ट है बैंक संबंधी व्यवहार। देखिए बैंक संबंधी व्यवहार क्या होते हैं? देखिए साथियों, बैंक में सामान्यतः 4 प्रकार के खाते खोले जाते हैं। आपका फर्स्ट होता है सेविंग अकाउंट, सेकंड होता है आपका आवर्ती जमा खाता यानी रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, थर्ड होता है आपका करंट अकाउंट यानी चालू खाता, और एक होता है स्थायी जमा खाता यानी फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है? बचत खाता, ठीक है, आप सामान्यतः बचत खाता हर व्यक्ति के ओपन किया जाता है, आवर्ती जमा खाता अलग होता है, चालू खाता जो व्यापारी लोग होते हैं उनके लिए चालू खाता होता है, यानी व्यापार का समस्त कार्य चालू खाते के माध्यम से किया जाता है, क्योंकि चालू खाते में दिन में कितने ही ट्रांज़ैक्शन कितनी बार आप विथड्रॉल कर सकते हैं और डिपॉज़िट करवा सकते हैं। और स्थायी जमा खाता एक निश्चित समय के लिए ये खाता स्थायी रूप से बंद रहता है, ठीक है? अब व्यापारी द्वारा लेन-देनों हेतु चालू खाते का प्रयोग किया जाता है। बैंक खाता एक तरह से व्यक्तिगत खाता होता है, अतः बैंक में राशि जमा कराने पर बैंक को डेबिट करेंगे तथा निकालने पर राशि को क्रेडिट करेंगे। साथियों ध्यान रखें, जो बैंक अकाउंट होता है वो एक तरीके से व्यक्तिगत खाता होता है, यानी पर्सनल अकाउंट होता है, ठीक है? तो अतः बैंक में राशि जमा कराने पर बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, अगर बैंक से राशि विथड्रॉल कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है? अब इसमें एक नोट दे रखा है कि बैंक शब्द का प्रयोग केवल चालू खाते के लिए ही होता है। साथियों ध्यान रखें, जो बैंक शब्द का प्रयोग है वो केवल चालू अकाउंट एंड करंट अकाउंट के रूप में ही किया जाएगा, अन्य रूप में नहीं किया जाता है, ठीक है? अब व्यापारियों द्वारा सामान्यतः करंट अकाउंट का ही प्रयोग किया जाता है। चालू खाते के माध्यम से ही व्यापारियों द्वारा जो व्यापार से संबंधित राशि होती है उसको जमा करवाया जाता है या विथड्रॉल किया जाता है, ठीक है? जो भी चेक होता है वो चेक लगाया जाता है या चेक प्राप्त किया जाता है। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण व्यवहार देखते हैं। देखिए, अगर आप बैंक में चालू खाता खोलने पर क्या प्रविष्टि होगी, तो वो देखते हैं कि बैंक में चालू खाता खोलने पर ये प्रविष्टि होगी, ये एंट्री होगी। देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर आप बैंक में चालू खाता खोल रहे हैं तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है? अब बैंक से व्यापार हेतु आप राशि निकालेंगे, विथड्रॉल करेंगे तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगी। नेक्स्ट है बैंक से अगर आप निजी प्रयोग हेतु रकम निकालेंगे तो ड्राइविंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा।
नेक्स्ट है माल क्रय करने पर चेक से अगर अगर आप भुगतान करते हैं, पेमेंट करते हैं, माल क्रय करने पर आप चेक से भुगतान करने हेतु चेक को प्रस्तुत करते हैं तो एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या हो जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था को चेक द्वारा भुगतान करने पर एंट्री होगी पेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या हो जाएगी? पेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है। अब पेज अकाउंट में किस व्यक्ति का नाम आएगा? जिस व्यक्ति को आप भुगतान कर रहे हैं उस पर्टिकुलर व्यक्ति का इसमें नाम आ जाएगा तो टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। ठीक है। किसी खर्च हेतु चेक से भुगतान करने पर, ठीक है, अब कोई खर्च हो रहा है व्यापार में, अगर आप उसका भुगतान चेक के माध्यम से कर रहे हैं तो एंट्री हो जाएगी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है। और फिर है किसी संपत्ति के क्रय पर चेक द्वारा भुगतान करेंगे। अगर आप चेक के माध्यम से कोई संपत्ति क्रय कर रहे हैं तो पर्टिकुलर असेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी जो पर्टिकुलर असेट्स है उसका नाम आ जाएगा। यानी जो भी असेट्स आपने परचेज किया, प्लांट परचेज किया है या मशीनरी परचेज की है या कोई फर्नीचर किया है कोई, या कोई स्टेशनरी पर जो भी आपने संपत्ति परचेज की है वो इसमें नाम आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है चेक प्राप्त होने पर की जाने वाली कौन कौन सी एंट्रियां होती है। देखो, यदि व्यापारी को किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, फर्म, कंपनी इत्यादि से चेक प्राप्त होता है तो इस संबंध में निम्नलिखित एंट्री होती है। देखो, व्यापार में व्यापारी द्वारा या तो किसी अन्य व्यक्ति, कंपनी को चेक दिया जाता है, या व्यापारी को अन्य किसी व्यापारी के व्यक्ति से या संस्था से, फर्म से, कंपनी से चेक प्राप्त हो सकते हैं तो उस संबंध में क्या एंट्री होगी। देखो, ये महत्वपूर्ण है। देखो, यदि चेक जिस दिन प्राप्त हुआ है उसी दिन बैंक में जमा करा देते हैं। जैसे मान के चलो आपको आज दिनांक 1 जून 2024 को चेक प्राप्त होता है। ठीक है। अगर आपको 1 जून 2024 को चेक प्राप्त हुआ है, आप उसी दिन अगर उस चेक को बैंक में जमा करवा देते हैं भुनाने के लिए, तो उस संबंध में एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू पर्सनल अकाउंट। यानी पर्सनल अकाउंट में जिस व्यक्ति से चेक प्राप्त हुआ है उस व्यक्ति का इसमें नाम आ जाएगा। नेक्स्ट बात करें, यदि चेक को उसी दिन जमा नहीं कराया जाता है, यानी सेम डे में अगर आप चेक जमा नहीं करवाते हैं तो एंट्री हो जाती है कैश अकाउंट डेबिट टू पर्सनल अकाउंट। अगर सेम डे में कराएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। अगर आप सेम डे में चेक को जमा नहीं करवाते हैं, बैंक में दूसरे दिन जमा करवाते हैं, तीसरे दिन करवाते हैं, तो बैंक की जगह कैश अकाउंट डेबिट होता है। साथियों, ये ध्यान रखें, इनमें दोनों में मेजर डिफरेंस ये होता है। यानी कैश अकाउंट डेबिट टू पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है उपयुक्त चेक को अन्य दिन बैंक में जमा कराने पर, ठीक है, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगी। अगर बैंक द्वारा संग्रहण चार्ज यानी कलेक्शन चार्जेस लेने पर एंट्री हो जाएगी बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है। अब जो आप चेक लगाएंगे बैंक में तो स्वाभाविक है बैंक अपनी फीस लेगा, और फीस कितनी भी ले सकता है, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, जो भी बैंक के मानक है, स्टैंडर्ड है, उसके हिसाब से निश्चित दरों के हिसाब से चेक ले लेगा राशि पर। अब एक तरीके से वो खर्चा होता है तो बैंक चार्जेस अकाउंट को डेबिट कर देंगे तो बैंक अकाउंट कर देंगे। ठीक है। अब चेक अगर अप्रतिष्ठित यानी डिसऑनर्ड हो जाता है, मान के चलो आपको किसी व्यक्ति से, संस्था से, कंपनी से, फर्म से चेक प्राप्त होता है, लेकिन वो चेक जाली है या उसमें किसी प्रकार का फ्रॉड है, या अकाउंट में आपकी राशि जो पैसा दे रहा है, जो चेक दिया है जो व्यक्ति, उसके अकाउंट में पर्याप्त राशि नहीं है, या किसी प्रकार से चेक में कोई मिस्टेक है साइनों की, या जो भी कारण हो, ठीक है, अगर वो चेक आपका डिसऑनर्ड हो जाता है, चेक आप भुना नहीं सकते, बैंक द्वारा उसको प्रतिष्ठित कर दिया जाता है, तो उस समय में एंट्री हुई है होती है पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या हो जाएगी? पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जो पर्सनल अकाउंट में जिस व्यक्ति से चेक प्राप्त हुआ है उसका नाम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? उस व्यक्ति का नाम इसमें आ जाएगा। जिस व्यक्ति, ठीक है, जिस व्यक्ति का नाम इस चेक में, या सॉरी, पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो जाएगा, यानी पर्सनल अकाउंट की जगह जिस व्यक्ति से आपको चेक प्राप्त हुआ है, जैसे राम से हुआ तो राम का नाम इसमें आ जाएगा। अब इस संबंध में ये इसकी विपरीत एंट्री हो रखी है कि यदि चेक जिस दिन आपको प्राप्त हुआ है उसी दिन आप बैंक में जमा करवाते हैं तो उस संबंध में एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू पर्सनल अकाउंट। ठीक है। अगर आपका चेक डिसऑनर्ड हो जाता है तो इसकी विपरीत एंट्री हो जाती है पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है। अब इसमें एक अधिविकसित ओवरड्राफ्ट की बात करते हैं लास्ट में। ठीक है। बैंक खाते का कोई भी शेष डेबिट या क्रेडिट हो सकता है, यानी बैंक खाते का शेष सामान्यतः तो डेबिट होता है, लेकिन कभी-कभी क्रेडिट भी हो सकता है। ठीक है, दोनों स्थिति हो सकती है। चालू खाते में जमा रकम रकम से अधिक निकालने पर खाते का शेष क्रेडिट हो जाता है। इस क्रेडिट शेष को ही अधिविकर्षण ओवरड्राफ्ट कहते हैं। देखिए, ओवरड्राफ्ट क्या होता है? मान के चलो आपका करंट अकाउंट है, करंट हमेशा खाते का बैलेंस डेबिट होता है, आपकी राशि 20,000 जमा है, लेकिन आपने विड्रॉल 50,000 का कर लिया, 30,000 रुपए का ज्यादा विड्रॉल कर लिया, तो एक तरीके से वो एक लाइबिलिटीज है आपकी। तो अगर जमा राशि से अधिक आप विड्रॉल कर लेते हैं तो वो एक तरीके से बैंक अधिविकर्षण ओवरड्राफ्ट कहलाता है, और ओवरड्राफ्ट का बैलेंस हमेशा सीआर या क्रेडिट होता है। साथियों, ध्यान रखिए इस बात को। ठीक है। तो साथियों, आपके जनरल एंट्री वाला चैप्टर या जनरल का जो जनरल का प्रारूप है, जनरल में किस प्रकार से ट्रांजेक्शन किए जाते हैं, किस प्रकार से लिखा जाता है, खाते कितने प्रकार के होते हैं, वो सब चीजें आप डिटेल से पढ़ चुके हैं, किस प्रकार से एंट्री होती है। ठीक है। अब किसी भी साथी को कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम हो या कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट करके बताएं।
इसके पश्चात अपन नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।